पेश है यूक्रेन बैटल ग्राउंड से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस ने यह दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 40 हवाई टारगेट को अपने यूके M3 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। पुतिन की फौज इसे बड़ी कामयाबी मान रही है और उसका दावा है कि जेलेंस्की के रॉकेट वाले हमले, यूक्रेन के फाइटर जेट वाले हमले और उनकी क्रूज मिसाइल सब रूस के आगे बेबस है। ज़ेलेंस्की पर चला पुतिन का चाबुक। पुतिन का चाबुक चला तो कैसे मारे गए ज़ेलेंस्की के 40 टारगेट। ये है ज़ेलेंस्की के आसमान में सबसे खतरनाक मिसाइल जो फायर की जाती है तो शिकार 100% करती है। इसकी पूरी गारंटी पुतिन की फौज देती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है बुक M3। इसे आप पुतिन का चाबुक भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी मार के आगे ज़ेलेंस्की के गेम चेंजर हथियार जैसे हाइमर्स भी डरा डरा सा महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन के इस नए अपडेटेड हथियार को जानने से पहले आपको एयर डिफेंस पर कुछ बुनियादी बातें बताते हैं जिससे आप इस रिपोर्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एयर डिफेंस यानी दुश्मन के हवाई हमले को रोकने की ताकत। एयर डिफेंस सिस्टम में एक ऐसी मिसाइल होती है जो हवाई टारगेट पर फायर की जाती है। एयर डिफेंस क्रूज मिसाइल को भी रोकता है, एयर डिफेंस ड्रोन को भी रोकता है, एयर डिफेंस फाइटर जेट को भी रोकता है, एयर डिफेंस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराता है, एयर डिफेंस रॉकेट हमलों को भी रोकने के लिए तैनात किया जाता है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 40 हवाई टारगेट को अपने बुक M3 एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। पुतिन की फौज इसे बड़ी कामयाबी मान रही है और उसका दावा है कि ज़ेलेंस्की के रॉकेट वाले हमले, यूक्रेन के फाइटर जेट वाले हमले और उनकी क्रूज मिसाइल सब रूस के आगे बेबस नजर आएंगी। रूस ने अपने बुक M3 को डॉनबास में कई जगह तैनात कर दिया है। बुक M3 एक मीडियम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है जो क्रूज मिसाइल से लेकर फाइटर जेट और रॉकेट हमलों को रोक सकता है। इसकी मिसाइल की रेंज 2.5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक होती है, यानी इस दायरे में दुश्मन का हवाई हमला नाकाम किया जा सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 15,000 मीटर की ऊंचाई तक और 35 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को खत्म कर सकता है। इसमें मिसाइल दागने के लिए 6 ट्यूब होती हैं, यानी 6 मिसाइल इसमें एक बार में लोड की जाती हैं। इसकी मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम यानी इसके पुराने वर्जन 1980 में तैयार किए गए थे। यही वजह है कि इसके कुछ पुराने वर्जन ज़ेलेंस्की के पास भी हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर अब पुतिन के ड्रोन हमलों से तबाह कर दिए गए हैं। रूस की फौज को बुक M3 सबसे पहले 2016 में मिला था। इसके पुराने वर्जन बुक M2 और बुक M1 भी खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन बुक M3 को तकनीकी रूप से काफी बेहतर बना दिया गया है और यही पुतिन के मीडियम रेंज वाले एयर डिफेंस की सबसे नई और कामयाब ताकत बताई जा रही है। आखिर पुतिन को अपने इस सिस्टम को डॉनबास में उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसे बहुत गौर से समझिएगा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका ने हाइमर्स रॉकेट सिस्टम दिए जिसकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर है। ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन से M270 मिला जो हाइमर्स का ही दूसरा रूप है। इसकी रेंज भी इतनी ही है। इन दोनों रॉकेट सिस्टम ने पुतिन की फौज को कई मोर्चों पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। खार्किव से लेकर खेरसॉन में पुतिन को इन्हीं 2 मल्टी रॉकेट लॉन्चर ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूस का दावा है कि अब वो हाइमर्स के रॉकेट को रोकने में कामयाब हो रहा है और इसकी बड़ी वजह बुक M3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है। डॉनबास में अपनी पकड़ को मजबूत रखने के लिए पुतिन को ऐसे हथियार चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सकता है और इस वक्त बुक M3 पुतिन को रोज अच्छी खबर दे रहा है। Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерией, поражены пункты управления 3-й танковой бригады Вооруженных сил Украины. बुक M3 तो रूस की फौज में अभी शामिल किया गया है, लेकिन रूस इस हथियार को 80 के दशक से इस्तेमाल कर रहा है। नाटो इस एयर डिफेंस सिस्टम को SA-70 या ग्रिजली के नाम से भी पुकारता है। शुरुआत यानी 1980 के दशक में बुक के पहले वर्जन की रेंज 25 किलोमीटर तक थी,
लेकिन 1997 में आए इसके M1 वर्जन की ताकत बढ़कर 45 किलोमीटर कर दी गई। 2016 में जो बुक M3 शामिल किया गया, उसकी रेंज 70 किलोमीटर तक होने का दावा किया जाता है। ऐसे हथियार अब पुतिन को खेरसॉन की हार भुलाने की ताकत दे रहे हैं। पुतिन की फौज को भरोसा दिला रहे हैं कि खेरसॉन तो हाइमर्स ने उनसे छीन लिया, लेकिन अब डॉनबास का कोई इलाका ज़ेलेंस्की वापस नहीं ले पाएंगे। इसी भरोसे की वजह से पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर हमले बढ़ा दिए हैं और उनके अटैक का दायरा अब खेरसॉन के उन इलाकों तक पहुंच गया है जहां पहले पुतिन की सेना का कब्जा हो चुका था। यूक्रेन के 3 हथियार हैं जिन्होंने महायुद्ध में रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो कि छोटी रेंज की अगर बात करें तो रूस के विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। और यही वजह है कि पुतिन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तुम लेकिन पे क्यों रुक गई इतना जल्दी? Божого дня окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів. रूस का स्पेशल ऑपरेशन बनाम नेटो की ज़ेलेंस्की हथियारों वाली मदद। इस महायुद्ध में सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका या कहीं कि नेटो के बीच चल रहा है। जर्मनी अपना बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T का जमीन से आसमान में वार करने वाला वर्जन यूक्रेन को दे चुका है। ये वेपन सिस्टम क्या है, इसकी ताकत और रेंज क्या है, और रूस के लिए ये कितना बड़ा खतरा साबित हो रहा है, उससे पहले देखिए कि जर्मन चांसलर ने इसे ज़ेलेंस्की तक पहुंचाने से पहले क्या कहा था। In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम ने पुतिन को भी परेशान किया है। रूस के जहाज अब पहले वाली आजादी से यूक्रेन के आसमान में नहीं उड़ रहे हैं और इसमें आइरिस जैसे हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है, लेकिन अब इसका वो रूप जिसमें मिसाइल जमीन पर तैनात लॉन्चर से फायर की जाती है, वो जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया क्योंकि रूस अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा, तो उसे ऐसे हथियार मिलने शुरू हो गए। यूक्रेन के पुराने सभी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-300 हो या फिर सोवियत संघ के जमाने वाला बुक मिसाइल सिस्टम, रूस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले हथियारों ने यूक्रेन के बहुत से हथियार हमेशा के लिए तबाह कर दिए हैं। इसलिए IRIS-T मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास आने से उसकी एयर डिफेंस वाली पावर फिर जिंदा हो गई है और इसी का रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के 3 हथियार हैं जिन्होंने रूस को परेशान कर दिया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में तो नाकाम रहे हैं, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो भले पुराने हैं, लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रहे हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम जो अमेरिका से मिला है, दूसरा है एस्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। सोवियत संघ के जमाने से एक्टिव S-300 एयर डिफेंस सिस्टम काफी भरोसेमंद हथियार माना जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किए थे।
S-300 की फायर पावर देखिए, क्योंकि इससे तो नाटो की फौज भी घबराती रही है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज हैं। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से रूस के पास है। दरअसल S-300 वो महाविनाशक है जो ज़ेलेंस्की के लिए भी गेम चेंजर बना है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा यूक्रेन को बाद में ऐसे नाटो से कई हथियार मिले हैं जिनसे उन्होंने रूस को रोका है। 23 फरवरी की रात में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन इसका अंत कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता। रूस की सेना अपनी मिसाइल पावर को बढ़ा रही है, बल्कि एयर डिफेंस जोन भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि बढ़ते वक्त के साथ रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। मंत्रालय ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि रशिया की ओर से भारी भरकम नुकसान हुआ है, जिसमें सैनिकों की अगर बात करें तो 91,150 सैनिक मारे गए हैं। और इसके अलावा टैंक तबाह कितने हुए हैं उसकी संख्या है 2,922। इतनी संख्या है टैंक तबाह। तो ये आपने सैनिक और टैंक देखे, लेकिन सैन्य गाड़ियां जितनी तबाह हुई वो है 8,592। इतना बड़ा नुकसान पुतिन को झेलना पड़ा है। साथ साथ आर्टिलरीज नष्ट की गई हैं 1,908। और इसके अलावा रॉकेट सिस्टम कितने तबाह हुए हैं? 395 ऐसे रॉकेट सिस्टम है जो कि पूरी तरीके से तबाह है। दावा ये भी किया जा रहा है कि जो 210 एयर डिफेंस सिस्टम हुए हैं वो नष्ट हुए। कितना बड़ा घातक नुकसान जो है यहाँ फाइटर जेट्स की बात कर लें तो 281 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया गया है यूक्रेन की ओर से। और अगला नुकसान क्या है? हेलीकॉप्टर कितने तबाह हुए हैं? 263 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो कि नुकसान पहुंचा है। इस पूरी जंग में ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ और सबसे ज्यादा पुतिन की ओर से, लेकिन बड़ा नुकसान भी इनको झेलना पड़ा कि 1573 ड्रोन नष्ट हुए हैं पुतिन के। जी हाँ, मिसाइलें 531 नष्ट कर दी गई हैं। और इसके बाद हम अगला नुकसान आपको बताते हैं। जंगी जहाज तबाह हुए हैं कितने? 16 ऐसे जंगी जहाज हैं जो कि नष्ट हो चुके हैं। मैदानी जंग से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है। यूक्रेन के एयरफोर्स ने ये बड़ा दावा किया है। बताया गया है कि यूक्रेन ने जवाबी हमले में रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और यूक्रेन ने इस हमले का वीडियो भी शेयर किया। तो हम आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने इस हमले का जो वीडियो जारी किया है वो कौन सा है। देखिए, ये बड़ा जो है एक जंगी जहाज है, इसको नष्ट करने का काम यूक्रेन ने किया है। रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है जिसका वीडियो भी खुद यूक्रेन की ओर से जारी किया गया है। जी हाँ, KA-52 हेलीकॉप्टर ये बताया जा रहा है और माना जाता है कि रशिया की बैकबोन के तौर पर इसे हेलीकॉप्टर्स में देखा जाता है। और ऐसे में जब यूक्रेन की ओर से इतना बड़ा ये अटैक किया जाता है, इस तरह का वीडियो जारी किया जाता है, तो जाहिर तौर पर क्रेमलिन की ओर से इस तरह के बयान सामने आते हैं कि प्रोपेगेंडा वीडियो है। दरअसल रशिया को इतना नुकसान नहीं हुआ है। रीमा, और इन तस्वीरों को दिखाकर ही अंकिता होता यह है कि बीते 9 महीने से अपनी ताकत दिखा रहा है यूक्रेन उन देशों को भी जो उसकी मदद कर रहे हैं, और उन सैनिकों का हौसला अफजाई भी है जो युद्ध के मैदान में रूस के सामने डिगे हुए हैं। और यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल इस वक्त कर रहा है। यूक्रेन की नौसेना ने आरोप लगाया है कि रूस ने यूक्रेन पर गैस ग्रेनेड से हमला किया है। जी हाँ, दावा ये किया गया है कि इस हमले के लिए रूस ने चोरी छिपे ड्रोन का इस्तेमाल किया और तबाही मचाने की कोशिश की। रूस यूक्रेन युद्ध में बम्बर से मिसाइलों की गरज सुनाई दी। टैंकों का दम दिखा। ड्रोन से दुश्मन देश को डराने की कोशिश की गई। यानी हर उस हथियार को इस युद्ध में उतना घातक बनाकर पेश किया गया जितना सिर्फ उसके आंकड़ों में जिक्र था। महायुद्ध के बीच अब यूक्रेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन का दावा है
कि जंग में रूस ने जहरीली गैस से बने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की नौसेना ने आरोप लगाया है कि रूस की सेना ने डोनेट्स्क इलाके में K-51 केमिकल ग्रेनेड से अटैक किया। रूस और यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो दुश्मन के ठिकानों को खोजकर नष्ट करने में सक्षम है। रूस के ड्रोन यूक्रेन के संवेदनशील ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। अब तक विस्फोटक से लैस ड्रोन को रूस इस जंग में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन केमिकल और गैस वाले ग्रेनेड से उस पर अटैक करने का आरोप लगा रहा है। दावा है कि ड्रोन के जरिए इस जहरीले ग्रेनेड को यूक्रेन की जमीन पर गिराया गया और तबाही मचाने की कोशिश की गई। गनीमत ये रही, ग्रेनेड नहीं फटा और जिंदा ग्रेनेड ने रूस की पोल खोल दी। खबर पर आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि जहरीली गैस वाले ये ग्रेनेड कितने घातक होते हैं और इनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है। K-51 रूस का जहरीली गैस से भरा ग्रेनेड है, जिसका इस्तेमाल दंगाइयों को तितिर-बितिर करने के लिए होता है। K-51 16 सेकंड तक चलता है और तेज धुआं पैदा करता है। गैस के चलते ग्रेनेड फटने के बाद आंखों में जलन होने लगती है। जिस जगह ग्रेनेड फटता है वहाँ लोगों में बेचैनी शुरू हो जाती है। मजबूरन लोगों को इलाका छोड़कर भागना पड़ता है। दम घुटा देने वाली गैस के चलते इलाके में भगदड़ मच जाती है। यूक्रेन का दावा है कि रूस इसके जरिए यूक्रेन की सेना में भगदड़ मचाने की फिराक में था। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने महायुद्ध में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जो कि नियमों के खिलाफ है। ऐसे में युद्ध के बीच में रूस का नियमों के खिलाफ जाना क्या इशारा करता है? क्या महायुद्ध में पुतिन की सेना कमजोर पड़ रही है? क्या रूस के बारूद खाने में कमी होने लगी है? केमिकल वेपन से पुतिन जंग जीतना चाहते हैं। अमेरिका ने पहले ही जंग में रूस की तरफ से केमिकल वेपन के इस्तेमाल की बात कही थी। अमेरिका ने दावा किया था कि कई मोर्चों पर फेल रूस की सेना जंग में केमिकल वेपन से हमला कर सकती है और इस दावे के कुछ दिनों के अंदर ही जहरीले ग्रेनेड से अटैक की तस्वीर सामने आई, जो पुतिन के वेपन अटैक न करने वाले दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपनो मत जरूर आपो। सब मतदारों को मतदान करना चाहिए। मतदान सब करे। माहौल विकास का है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां दूसरे और आखिरी फेज का मतदान इस वक्त जारी है। और इस वक्त हम आपके सामने वोटिंग परसेंटेज भी रखते हैं कि आखिर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज कितना है। 34% मतदान दूसरे चरण में हुआ है 1 बजे तक। जी हाँ, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानीप में वोट डाला है, लेकिन हम इस वक्त 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज बता रहे हैं। गुजरात में आखिरी दौर का मतदान हुआ है। दोपहर 1 बजे तक 34.7% मतदान हुआ। और सिर्फ अहमदाबाद की बात करें तो 30% से ज्यादा मतदान हुआ है और गांधीनगर में 36% से ज्यादा मतदान। वहीं वडोदरा की अगर बात करते हैं 34.1% मतदान 1 बजे तक वडोदरा में हुआ। बनासकांठा में भी 37.4% तक मतदान हुआ है 1 बजे तक। जी हाँ, वहीं पाटन की बात कर लें तो 34.7% मतदान हुआ है। और ये एक करके तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की माता जी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो भी गई थी
पोलिंग बूथ पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अक्सर ये होता है कि दोपहर के समय हम देखते हैं कि मतदाता उतनी रुचि के साथ नहीं पहुंचता है दोपहर का समय, लेकिन आखिरी के जो 2 से 3 घंटे होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप देख रहे हैं 3:10 समय हो रहा है। अब जैसे ही आगे समय बढ़ता जाएगा, मतदाताओं की जो कतार आप सुबह देख रहे थे, शायद ऐसी कतार आप एक बार फिर से देखेंगे। और हम भी अपील आपसे कर रहे हैं, आखिरी के 2 से 3 घंटे बचे हैं, अगर अब तक भी आपने मतदान नहीं किया तो जाइए और मतदान कीजिए। बिल्कुल, मतदान लगातार जारी है। देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है गुजरात, जहां पर दूसरे फेज की 93 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बनासकांठा जिले में है, जहां पर बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा जो है वो शंकर चौधरी का है, जिन्होंने 27 साल की उम्र में पहला अपना विधानसभा चुनाव लड़ा था तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला के खिलाफ और जीता भी था। ऐसे में ये ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए हो जाता है कि किस तरीके से बनासकांठा जिले में अपने प्रदर्शन को शानदार किया जाए, क्योंकि 2017 की बात की जाए तो बनासकांठा जिले के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से केवल 3 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। लेकिन इस वक्त आप देखिए उस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं जहां पर लंबी लंबी कतारें लोगों की लग रही है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है। जानकारी ये मिल रही है कि अंदर जो मशीन्स है जिसके जरिए वो वोट कास्ट कर रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, और इसी वजह से कई घंटे बीत चुके हैं। लोग इसी तरीके से यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अंदर दिक्कत चल रही है। चलो है? अंदर दिक्कत है? कब आए थे आप वोट कास्ट करने? कब से इंतजार कर रहे हैं? बोलेंगे आप कब? हाँ, कब से इंतजार कर रहे हैं? अभी 2 से 2.5 घंटा हो गया। हाँ, तो क्या बता रहे, क्या दिक्कत है अंदर? बहुत धीमे मतदान हो रहा है। अच्छा। हाँ, हम डिस्चार्ज आए हैं। हाँ। 4 घंटा है, अभी डिस्चार्ज जाने का साधन माधन मिलेगा। मशीन चल रही है या बंद पड़ी हुई है? मालूम नहीं क्या, मालूम नहीं क्या, अंदर गया नहीं, 3 घंटा हो गया। तो अधिकारियों से बात हुई, वो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि चल रही है, अभी चल रही है, वो बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो 3 से 4 घंटे आपको हो गए यहाँ पर इंतजार करते हुए? 3 से 4 घंटे से हो गए। हाँ। लाइन बहुत, इस साल उत्साह ज्यादा है लोगों का। हाँ। करीब हम के ज्यादा से ज्यादातर वोटिंग करें। देखिए, लोगों को उत्साह है, लोग जागरूक है, लेकिन यहाँ पर जो है वीवीपैट मशीन वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। बच्चे भी मौजूद है जी, काम चल रहा है बट धीरे धीरे। काम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। लेकिन पब्लिक का मारा ज्यादा है इसलिए। अच्छा। हाँ, पब्लिक ज्यादा आ रही है ना, टाइम कम है। हाँ। लेकिन पब्लिक ज्यादा है, वोटिंग का प्रेशर ज्यादा। देखिए, वोट करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2 घंटे से भी कम का वक्त है। ऐसे में लोग अपने घरों से तो बाहर निकल गए, लेकिन कुछ तरह की समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। मशीन जो है बहुत स्लो चल रही है, बहुत धीरे चल रही है, और इसी की वजह से जो कतारें हैं आप इस वक्त देख रहे हैं लंबी लंबी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है एक वोट कास्ट करने के लिए। अनुपमा मेरी सहयोगी मौजूद है। अनुपमा, आप किस पोलिंग बूथ पे मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल ऋतिका, देखिए आपके पास जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके की भीड़ आप दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे की आप तस्वीरें देखेंगी तो अब मेरे ख्याल से यहाँ पर आप देख पाएंगी, आप उंगलियों से गिन सकती हैं, 4 से 5 लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि वडोदरा में अब तक के देखिए वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 34% मतदान जो है वो हो चुका है। और अब जो है थोड़ा, क्योंकि 2 घंटे का मात्र समय बचा है, अब जो बाकी के लोग बचे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगातार इस बात की रिक्वेस्ट की जा रही थी कि लोग जो है अपने घरों से बाहर निकले। जो आखिरी में कुछ लोग बचे उनसे हम जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। युवा वोटर्स भी हमारे साथ हैं। आप पहली बार वोट देने आई है? हाँ। ओके, ये बताइए आपके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली बार आप वोट देने आई हैं, तो क्या सोच कर आई हैं? किस चीज में सुधार होना चाहिए कुछ माइंड में? सर आप कुछ कहेंगे? किस चीज, क्या मुद्दे आप लोग के हैं जिस चीज को लेकर है? डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर? डेवलपमेंट को लेकर। डेवलपमेंट हो रहा है गुजरात में फिलहाल? मैम, महिलाओं को लेकर अगर आप बोला चाहते हैं? हाँ, महिलाओं की सेफ्टी। हाँ, और एजुकेशन अच्छा हो बच्चों का, क्योंकि आपकी बेटी है, जाहिर सी बात है। मुझे बताइए कि नौकरियों की अगर मैं बात करूँ तो क्या गुजरात में उस तरीके की नौकरियां मिल रही है? लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए? हाँ, वो तो बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं। हाँ, तो और ये बाहर सबसे वाले भी यहाँ आ रहे हैं। बाहर वाले भी हम बाहर के ही है। तो देखिए, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और यही बात है कि देखिए अगर यहाँ पर गुजरात में बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफुट पे जो है क्या चीज़ें हैं, तो वो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर नौकरियाँ जो हैं वो इस तरीके की नहीं है, इसीलिए लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। किसान जो हैं वो थोड़े से नाराज है। ये हमने आपको यहाँ का हाल बताया कि आखिर वडोदरा की जनता क्या कह रही है। शालिनी के पास ले चलते हैं। शालिनी, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? क्या वहाँ भी लंबी कतारें हैं या लोग अभी आप घर में ही हैं?
बहुत लंबी कतार है अनुपमा। अंबावाड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सबसे खास यहाँ की तस्वीर इसलिए भी क्योंकि जितनी महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं वो सभी गुजराती पोशाक में हैं। एक बार जरा कैमरा पैन करके आप चारों तरफ देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे कुछ और महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जितनी भी महिलाएं यहाँ आपको लाइन में लगी हुई दिखाई देंगी, आगे से लेकर के पीछे तक, उम्र चाहे कितनी भी हो, ये सभी महिलाएं यहाँ पर गुजराती पोशाक में पहुंची हुई है। नाक में नथ सभी ने पहन रखी है और सभी उत्साहित है। बहुत लंबी है लाइन है और पहले ही मुझे ये पता चला था कि अंबावाड़ी का ये पंकज विद्यालय है जहाँ पर रास्ते में सड़क पर दूर दूर तक महिलाओं की और पुरुषों की जो कतार है वो लगी हुई है। फिर उसके बाद इधर का मैंने रुख किया कि जरा ये जो गुजराती रंग है वो भी दर्शकों को दिखाया जाए। अच्छा, इन महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश भी करूंगी। पोशाक देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि गुजराती महिलाएं ठेठ गुजराती हिंदी में बात कर पाती है या नहीं, वो आगे हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ 3 तस्वीरें जरा आपको और दिखा देते हैं। मोदी के गुजरात में मैं हूँ और मोदी परिवार का आज जो वोटिंग वाले दिन उत्साह रहा वो आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह वोटकास्ट किया था, वो तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा उनकी माँ हीराबा उन्होंने भी वोटकास्ट किया। रायसेन वो पहुंची थी, वहां पर जो प्राथमिक विद्यालय है वहां उन्होंने अपना वोटकास्ट किया था। 100 वर्ष की हीराबेन। इसके अलावा उनके भाई ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई ने भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये पूरा मोदी परिवार आपको 3 अलग अलग फ्रेम में इस वक्त दिखाई दे रहा है। सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और खास करके जो हीराबा है उनका जिक्र करना आज के दिन जरूरी हो जाता है क्योंकि 100 वर्ष की आयु के बाद भी जिस तरह से मताधिकार को लेकर के उत्साह हर बार ही उनका दिखाई देता है, इस बार भी वो नजर आया और भारी संख्या में जो आसपास लोग थे वो भी हीराबेन को देखने के लिए पहुंच गए थे। तो 3 तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां हीराबेन और इसके अलावा जो वहां पर उनके भाई पहुंचे हुए थे उन्होंने भी जो वोट था वो कास्ट किया। रितिका, आपके पास मैं आ रही हूँ। महिलाएं यहाँ मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अगली बार जब लौटूंगी तो इनसे बात भी करूंगी, लेकिन रितिका फिलहाल आपकी तरफ क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए महिलाएं भारी तादाद में आपके पास भी मौजूद है और यहाँ पे महिलाओं का एक ग्रुप मौजूद है जो कि आपस में बातचीत कर रहा है। हालांकि घूंघट इन्होंने किया हुआ है, लेकिन मैं बात करने की कोशिश करूंगी क्योंकि अब तक जितनी भी कोशिशें मैंने महिलाओं से बात करने की वो नकारती हुई नजर आई है, शर्माती हुई नजर आई। हालांकि इनसे जान लेते हैं, आप वोट डालने आई है, इंतजार कर रही है अपनी बारी का? हाँ ना, तो बोल दीजिए। हाँ देखिए, सुबह से ही एक भी महिला यहाँ की, जी बताइए कौन बोलना चाहता है, बताइए। चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पर इन लोगों से बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी कतारों में लगे हुए हैं कि आखिर मुद्दे और मसले क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर इंतजार तो काफी करना पड़ रहा है। मशीन जो है अंदर वो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन आप कुछ बोलेंगे, मुद्दे क्या है, क्या दिमाग में सोच कर आया है कि ये सोच कर हम वोट कास्ट करेंगे? देखिए, पहले तो एक बात बताता हूँ। यहाँ जो मशीन लगी है ना, 30 सेकंड तक तो ये जब इनका बटन दबाते हैं तब तो यहाँ पे लाइट होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि मशीन अपने काम नहीं कर रहे हैं पूरे। नहीं, वोट देने के लिए आप कुछ तो सोच के आए होंगे ना कि कैसे वोट देना, क्या वोट देना है। कब आए आप वोट देने, कब से इंतजार कर रहे हैं? अभी आधा घंटा हुआ है। आधे घंटे से आप इसी तरीके से लाइन में खड़े हैं? इसी तरीके से। तो क्या बोल रहे हैं अंदर, क्या दिक्कत आ रही है? धीरे धीरे क्यों चल रही है, क्या दिक्कत है अंदर? कुछ बोला गया अंदर, क्या दिक्कत है? तो देखिए, इसी तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह लोगों की ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब जब वक्त बहुत कम बचा है तो ऐसे में भारी तादाद में लोगों का हुजूम तो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मशीन है वो भी साथ देती हुई नजर नहीं आ रही इस लिहाज से क्योंकि धीरे चल रही है। आप कुछ बोलेंगे, कोई कुछ कहेगा कि क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, यहाँ के क्या समस्या सबसे बड़ी? यहाँ पर एक ही बूथ है। अभी वोटर है 1029, इसलिए यहाँ पर लोग जो गाँव में से आते हैं इसलिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, पशुपालन यहाँ पर सबसे ज्यादा किया जाता है और हजारों की तादाद में लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें क्या कुछ तब्दीली आप देखते हैं? अभी तक कोई सुधार? कुछ नहीं है, थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन गांव से लोग आता है ना वो